नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर। हमारी लॉकडाउन स्पेशल सीरीज में आज हमारे गेस्ट हैं जाने माने कवि, एक बड़े मोटिवेशनल स्पीकर और देश के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अरुण पांडे। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आभार। ये लाउड स्पीकर जो लेके आप आए हैं इसके लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर, जब हम आपके बारे में बात करते हैं, जब डॉक्टर अरुण पांडे की बात करते हैं, तब बड़े तीन तीन बहुत बड़े बड़े पद आपके साथ जुड़ते हैं, कवि, मोटिवेशनल स्पीकर और उसके ऊपर ऑर्थोपेडिक सर्जन। तो इस सफर की शुरुआत कैसे हुई सर? सिद्धार्थ जी, देखिए, होता है ना, कहा जाता है, हमारे पूर्वजों ने भी कहा है और हमारे साहित्यकारों ने भी बहुत कुछ लिख के गए हैं कि आप जब आपकी मन की इच्छा अगर होती है और आप उसको अपने पूरे मन से करते हो, अगर दृढ़ इच्छा के साथ अगर आप काम करते हो तो ये मानव शरीर बहुत कुछ कर सकता है। तो शुरुआत की बात अगर कहूँ सिद्धार्थ, तो मैं एक बहुत ही एक ग्रामीण परिवेश से आता हूँ मैं। और बीज का जो रोपण होता है वही फल कैसा देगा वो उसी समय पता चल जाता है कि जब पौधा नया होता है, जब बीज से अंकुरित होता है तभी पता चल जाता है कि ये स्वस्थ पौधा है, आगे चल के अच्छा फल देगा। तो अंकुरण मेरा जो ये जो आप दो तीन चीजों की बात की कि मोटिवेशनल स्पीकर और कवि, तो कवि हृदय तो कोई कोई भी पूरे, देखिए, पूरे विश्व में हर चीज का इंस्टीट्यूशन मिल जाता है, कवि बनाने का इंस्टीट्यूशन आज तक नहीं खुला और नहीं खुल पाएगा। तो ये तो तो ये जो बीज का रोपण हुआ, ये मैं क्लास 6 से ही, मैं जब नवोदय विद्यालय में गया तो अपनी व्यथा लिखता था गांव के बारे में, पगडंडियों के बारे में। और तो शुरुआत तो क्लास 6 से ही हो गई थी, जब से मैं लेखनी, माँ सरस्वती ने लिखा रही है, क्लास 6 से ही मैं कविताएं, कुछ छंद, कुछ मुक्तक और कुछ पंक्तियां जोड़ लेता हूँ। और रही बात मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में, तो मेरी जिंदगी में जो कुछ मेरी जिंदगी में घटित हुआ है और मैं जो स्ट्रगल किया हूँ, तो एक तो गांव का परिवेश, और उसमें भी ये सोचिए कि अगर एक गांव में पढ़े लिखे माता पिता के घर में जो सबसे छोटा बच्चा, जो सबसे हष्ट पुष्ट हो और 2.5 साल की उम्र में उसे एक ऐसी बीमारी ने ग्रसित कर लिया हो जिसका कोई इलाज ही नहीं था उस समय, और जो सबसे स्वस्थ बच्चा, जिसको प्यार से लोग भोदू बोलते थे, आज भी गांव में जो बहुत सबसे ज्यादा मोटा बच्चा होता है उसको भोदू बोलते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा मोटा तंदुरुस्त हुआ करता था बचपन में, माँ बताती है मुझे। तो 2.5 साल की उम्र में मुझे पोलियो नामक बीमारी से ग्रसित हो गया मैं, और मैं अपाहिज हो गया। तो दाहिने पैर से मुझे पोलियो से ग्रसित हो गया, तो दाहिने पैर से मैं दिव्यांग हो गया। तो सोचिए, 2.5 साल की उम्र में जो एक स्वस्थ बच्चा पैदा होता है, हष्टपुष्ट होता है, उसका नाम भोदू रखा जाता है। ऐसे परिवार में पैदा होता है जो कि पढ़ी लिखी है। तो और हर जगह हम लोग, मेरे माता पिता लेके गए जहाँ भी वो लेके जा सकते थे, हर जगह इलाज कराया। और पिछले 5-6 साल में तो कुछ पता नहीं चलता था बच्चों को, बच्चों के साथ मुझे लोग क्या कहते हैं, फिर बच्चे मुझे क्यों नहीं खिलाते हैं, ये सब पता नहीं चलता था। जैसे जैसे मैं होश संभालना चलते हैं, या फिर मुझे क्यों नहीं खिलाते हैं अपने साथ, ये धीरे धीरे पता चलने लगा कि मैं कुछ डिफरेंट हूँ, या फिर मुझे डिफरेंट ट्रीट करते हैं ड्यू टू माई डिसेबिलिटी। फिर लंगड़ा वर्ड मुझे बोलते थे गांव में कि लंगड़ा पंडित, मैं ब्राह्मण हूँ जाति से, तो लंगड़ा पंडित का घर, लंगड़ा वर्ड बोला जाता था। तो बचपन से ही मैं ऐसी चीजों से मेरे साथ जंग चलती रही। तो अपनी जिंदगी से ही फिर मोटिवेट हो गए कि नहीं, कुछ ना कुछ करके दिखाना है। और मेरी माँ कहती थी कि आप लोग जिस लड़के का, जिस बच्चे का आप उपहास उड़ाते हो, एक दिन ऐसा समय आएगा कि उसके लिए तालियां बजाओगे। और शायद वो आज समय आ चुका है, जहां भी जाता हूँ लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान से बुलाते हैं। तो मेरी जिंदगी के जो क्षण है और जिंदगी के जो संघर्ष है, उसी से मैं अपने आप को मोटिवेट किया। और कहीं ना कहीं मैं अपनी जब स्टोरी किसी को बताता हूँ तो लगता है कि, तो यही, ये जब अपनी कहानी जब मैं देखता हूँ कि कई लोग इससे सुसाइड कर लिए, उससे मायूस होके अपनी जीवन लीला समाप्त कर दिया, तो मुझे बड़ा दुख होता है। तो फिर मैं धीरे धीरे ये सब बातें बताना चालू किया कि क्या आपको जिंदगी में इससे भी कठिन दौर से गुजरे हैं जो जिस कठिन दौर से मैं गुजरा हूँ। तो फिर धीरे धीरे जब मैं कहानी अपनी बताना लगा, तो लोगों को लगा कि ये तो हमारी कहानी बता रहा है, या फिर कुछ कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी के कुछ हिस्से कहीं ना कहीं कुछ लोग भी उसी तरह से जिए रहते हैं। तो ये एक कड़ी चल पड़ी, और आज ये है कि पूरा देश, कई विदेशों में जाके अपनी बात बता चुका हूँ, अपनी स्टोरी बता चुका हूँ।
और कई कई प्लेटफॉर्म पे जैसे कि जोश टॉक है, टेड टॉक्स है, इस इन्होंने लोगों ने भी मुझे बुलाया। तो ये बस एक ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था मुझे, बस प्लानिंग में ये था कि एक डॉक्टर बनना है। लेकिन होता है ना कि आप जब अच्छा सोचते हो, ये बाई प्रोडक्ट है। डॉक्टर के साथ साथ माँ सरस्वती की कृपा और मेरी जिंदगी के जो अनुभव रहे हैं उसको शेयर करने से आज लोग मोटिवेशनल स्पीकर ग्रुप में जानते हैं। माँ सरस्वती कुछ लिखवा लेती हैं तो इसीलिए एज ए कवि आप जानते हैं, कवि सभी चैनलों पे आप देख पाते हैं मुझे। तो बस ये कभी भी ये नहीं सोचा था कि नहीं प्रोफेशनल में एज ए मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि जिंदगी में आपको कोई मोटिवेट नहीं कर पाएगा जब तक आप खुद को मोटिवेट ना कर दो। दुनिया का कोई ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हुआ है जो अपनी बात बता के आपको मोटिवेट कर दे। आपको मोटिवेट होना पड़ता है। तो मैं खुद मोटिवेट होके आज लोगों से बात करता हूँ। मैं अपने आप को आज भी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं मानता। मैं अपने आप को ये कहता हूँ कि मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ बस लोगों को। आपको अच्छी लग जाती है तो वो मोटिवेशनल स्पीकर है के रूप में आप समझ लेते हो। अगर नहीं अच्छी लगती है तो आपको कहीं ना कहीं अपनी स्टोरी से कनेक्ट कर ले जाते हो। तो मैं एक बहुत जगह कहता हूँ कि शेर पे जो तुमने मेरे वाह की अच्छा लगा, और बात मेरी थी तुम्हें अपनी लगी अच्छा लगा। बस यही है मेरी कहानी। क्या बात है। अरुण जी, सही कहा गया है कि कोयले को तपना पड़ता है, पकना पड़ता है, तब जाके वो हीरा बनता है। और वो हम हीरा देख पा रहे हैं अभी अपनी आंखों से, और अभी जब ये डलेगी तो दर्शक भी देखेंगे अपनी हाँ आंखों अच्छा, से। कलर कलर से मैं कोयला लिखता भी हूँ। नहीं 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 सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। जी। पर अगर आज के समय में बात करें सर, तो जो आपके हम्म, तीनों चेहरे हैं एक तरीके से, जो मोटिवेशनल स्पीकर हो गया, कवि हो गया, और डॉक्टर, क्योंकि आज के समय में डॉक्टर सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं इस मुश्किल वक्त में। पर मैं चाहूंगा कि अगर डॉक्टर अरुण पांडे आए हैं लाउड स्पीकर पे, तो हम्म, वो कुछ कुछ तो दें हमारे दर्शकों को, कुछ दे कर जाएं हमारे दर्शकों को। और इस समय मैं चाहता हूं कि आप अपना कवि वाला चेहरा और अपना मोटिवेशनल स्पीकर वाला चेहरा दिखाएं। कवि वाला चेहरा उससे और आगे हो। और कुछ हम्म। हमारे दर्शकों के लिए सर, अभी इस समय लॉकडाउन के टाइम पे क्या क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों से सर? देखिए, सबसे पहले तो एक दो लॉकडाउन का मैं एज ए डॉक्टर आप सबसे हाथ जोड़ के लाउड स्पीकर के मंच पे, लाउड स्पीकर के चैनल पे मैं अपील करता हूँ सभी देशवासियों जो भी इसको सुन रहा है कि कृपया करके लॉकडाउन को हल्के में नहीं लेना है, अपने घर से बाहर नहीं निकलना है। ये मत सोचिए कि ये केवल आपके लिए है, ये आप सोचिए आपके परिवार के लिए, पूरे देश की बात है। क्योंकि आपसे ही जुड़ के ये परिवार बना है, आपसे ही जुड़ के फिर ये देश बना है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस देश को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉकडाउन का पूरा पालन कीजिए। क्योंकि लॉकडाउन केवल और केवल आपको भी बचाएगा, आपके परिवार को भी बचाएगा, और आप और आपका परिवार बचा रहेगा तो ये देश बचा रहेगा। और क्योंकि मैं की शक्ति मिली। आज ये सोचिए कि सब लोग भागम दौड़ जिंदगी में, हम हो चाहे आप हो सिद्धार्थ जी, चाहे मैं, सुबह हमारा टाइम टेबल चालू होता था 8 बजे से और ये टाइम टेबल समाप्त होता था रात के 10 बजे तक। लोग ये कहते थे कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। प्रकृति ने कहा जब तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो मैं तुम्हें ये टाइम देता हूँ, लीजिए। लोग लोग कहते थे कि मैं मोबाइल के बिना, इंटरनेट के बिना तो रह ही नहीं सकता। अब ये सोचिए कि क्या आप जितने लोग भी लॉकडाउन में, क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या 12 घंटे आप मोबाइल के साथ हैं? नहीं है। 12 घंटे कोई भी मोबाइल नहीं देख सकता, कोई भी लैपटॉप पे 12 घंटे नहीं बैठ सकता। तो जो लोग ये कहते थे कि हम मोबाइल के बिना तो हम रह ही नहीं सकते, आज भी आप सोचिए कि और फिर तीसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, आप कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़ रहे हैं, आप कहीं ना कहीं चिंतन से जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं योग से जुड़ रहे हैं। जो भी घर में है क्या कर रहे हैं आज, अगर आप अपने बुजुर्गों से नहीं सीख रहे हैं। आप पहले होता था कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है कि अपने माता पिता के पास बैठ पाऊं, अपने दादा दादी के पास बैठ पाऊं। अब तो कोई काम ही नहीं है, बैठने के अलावा कोई काम ही नहीं है। तो केवल एक काम है कि अपने संबंध, प्रकृति ने क्या कहा कि अपने संबंधों को प्रगाढ़ करिए। क्योंकि संबंधों में कहीं ना कहीं विच्छेद हो रहा है, संबंधों में तो एक दूसरे को जानने का भी लाभ मिला है, एक दूसरे को और पहचानने का लाभ मिला है, और जो हमारा मकान हो गया था उसको घर में तब्दील करने का मौका मिला है। तो इस मकान को घर में बदलने की प्रकृति ही है कि ये कोरोना वायरस ये आया और हमें शिक्षा दी गया किस मिट्टी से बने हुए हैं और हमारी हस्ती क्यों नहीं मिटती है। तो ऐसे शत्रुओं का हमने सामना किया है। तो अब कविता मैं सुनाता हूँ छंद के माध्यम से कि बार बार अरियों को किया है परास्त यहाँ, कि बार बार अरियों को, अरिय मतलब
अरि मतलब शत्रु, कि बार बार अरियों को किया है परास्त, यहाँ आन बान शान के कृपाण बन जाते हैं। और धर्म की सुरक्षा है तू, देश की सुरक्षा है तू, देवताओं ने जो मांगा दे के दान हड्डियों के बाण बन जाते हैं, कि दे के दान हड्डियों के बाण बन जाते हैं। अब वंशज भारत के हैं डर को डराते हम, वंशज भारत के हैं डर को। याद कीजिए कि भरत कैसे होते थे, बाल्यकाल में शावकों के दांत गिनते थे, कि वंशज भारत के हैं डर को डराते हम, फूल को बचाने को पाषाण बन जाते हैं। और देश की मिट्टी ने जब भी पुकारा हमें देश के लिए प्राण त्याग, हम देश के प्राण बन जाते हैं जी, प्राण बन जाते हैं, कि देश के लिए हम प्राण बन जाते हैं। हम लोग अपना प्राण त्याग कर कर देश का प्राण बचाने के काम करते हैं, तो इसलिए हमारी हस्ती ऐसी है कि मिटती नहीं है। अब थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं कि अगर हास्य की बात करूं तो देखिए कि बहुत कुछ हो रहा है, तो अगर एक कवि जो बाकी कवियों के साथ अगर कवि मंचों पे हम लोग होते हैं, अब तो खैर मास्टर ने कवि मंच ही बंद करा दिया, तो हमारे जैसे तो काम चल जाता है भाई, हमारा दूसरा साधन भी है रोजी रोटी का। कई कवियों को तो भूखमरी के शिकार होने वाले हैं साहब, क्योंकि कवि सम्मेलन ही बंद हो गया है। तो हम कवि सम्मेलन में जब होते हैं तो एक दूसरे के लिए जमने से मुझे लगता है कि मैं जम जाऊं, किसी और कवि को लगता है मैं जम जाऊं। तो माँ सोचती से एक हास्य कवि कैसे अपना प्रार्थना करता है, मैं उस पर सुनाना चाहता हूँ कि हे कंठदायिनी माँ, हे वीणावादनी माँ, मैं ही जमू यहाँ कोई और जमू पाए ना, कि हे कंठदायिनी माँ, हे वीणावादनी माँ, मैं ही जमू यहाँ कोई और जमू पाए ना, मुझ पे ये कृपा कर जुबा शब्द अच्छे धर, मेरा परवाज यहाँ कोई रोक पाए ना। और ऐसा परफॉर्मेंस करा दो ए माता रानी, ऐसा परफॉर्मेंस करा दो ए माता रानी, सबकी जुबा पे बस मेरा नाम हो जाए, और बाकी बैठे कवियों को सुन मेरी महारानी, माइक पे आते ही खांसी जुकाम हो जाए, माइक पे आते ही खांसी जुकाम हो जाए। और अब उनके लिए, श्रोताओं के लिए, आपके श्रोताओं के लिए जो लाउड स्पीकर के श्रोता हैं, उनको चेतावनी देते हुए पंक्तियां समर्पित करता हूं कि जो भी मेरी कविता पे ताली ना बजाए यहाँ, कि जो भी मेरी कविता पे ताली ना बजाए यहाँ, उनको सजा आसाराम वाला दीजिए, कि उनको सजा आसाराम वाला दीजिए, और कोई कर दे बस वाह वाह भर ही तो उनको स्वप्न हनी प्रीत वाला दीजिए। तो इस तरह की मैं पहले हाथ ऊपर ले आया था डॉक्टर साहब, ताली हाँ बजाने। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो आसाराम वाला सजा पा जाओगे, क्योंकि मैं तो वैधानिक चेतावनी के साथ कविताएं पढ़ता हूँ, कि क्योंकि हम कवियों की तो जो ताली जो है हमारे लिए पल्स पोलियो का काम करती है, ये ताली नहीं मिलती तो फिर हम लोग से कविताएं नहीं निकलती। तो इस तरह की स्थितियां हैं कवियों के साथ, और आजकल बहुत बुरा हाल चल रहा है। तो मैं तो चाह रहा हूँ कि जैसे ये कोरोना समाप्त हो, जल्दी से जल्दी समाप्त हो, नहीं तो कई लोगों की रोजी रोटी बंद होने वाली है। सब लोग देख रहे हैं कि ऑनलाइन कवि सम्मेलन पढ़ना चालू हो गए हैं कवियों के द्वारा, लेकिन फिर भी मैं वही बता रहा हूँ, कितने लोग सुनेंगे ऑनलाइन, मोबाइल पे आप कितने देर तक रह पाएंगे। तो इसलिए हम लोग, और ये एक कोटेशन हम बचपन से सुनते आते थे, आप भी सुने होंगे, कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लेकिन मैंने इस मुहावरे को बदल दिया कोरोना के लिए, और मैंने ये बोलना चालू किया कि प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर। सही बात है। कोरोना के लिए इसके अलावा अभी तक कोई इलाज नहीं है। अगर आप कोरोना में सावधान नहीं हैं तो सावधानी के अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। जी सिद्धार्थ जी। इसी के साथ डॉक्टर साहब आपने बहुत बहुत अच्छी बातें करी, और आपकी कविता ने एक अलग ही पॉजिटिविटी लाई। मतलब जो भी एक बहुत ही नेगेटिव समय चल रहा है, तो आपकी कविताएं बहुत पॉजिटिविटी लाई, हास्य लाई। हमारे दर्शक को बड़ा अच्छा लगेगा ये कविताएं सुन के। और धन्यवाद, आपने जिस तरीके से डिटेल्स बताई और जिस तरीके से आपने सब कुछ बताया कि कैसे क्या क्या करा जाए, और कैसे इस सब नेगेटिविटी से दूर भी रहा जाए, और कैसे अपनों के और पास आया जाए। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब आने के लिए और इंटरव्यू देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ साहब। और मेरी सबसे अपील है कि इनके जो लाउड स्पीकर है, इनका जो प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप सब लोग भी शेयर करें, इनके मुहिम को आगे बढ़ाएं। क्योंकि होता है ना कि एकलौत चलने के लिए तो अकेले चलता है, लेकिन अगर आप समूह में आते हैं तो एक समूह बनता है, और एक आदमी के साथ ये जब समूह चलता है तो उसी को क्रांति कहते हैं। तो इस लाउड स्पीकर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए।